अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए समझते हैं पाकिस्तान में सेनेटर्स को किस तरह मुंतखब किया जाता है। अब ये जैसा कि एक हल्का है जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 5 लाख और इसमें जो नुमाइंदे आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब इन 5 लाख वोटर्स में से जिन्होंने वोट कास्ट किए हैं वो 4 लाख लोग हैं। अब हमारे पास ये नतीजा भी आ चुका है। इस नतीजे में आप देखें कि ये जो रेड शर्ट वाले हजरत ये जो हमारे सामने मौजूद हैं इन्होंने 1,20,000 वोट हासिल किए हैं। इस तरह दूसरे नंबर पर 70,000 वोट, तीसरे वाले ने 60,000, इसी तरह बाकी कैंडिडेट्स ने वोट हासिल किए हैं। लेकिन ये जो बाकी कैंडिडेट्स हैं इनको इनके वोट हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इस तरह के इसका एक रूल होता है कि विनर सिर्फ एक ही होता है जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हों। यानी ये जो फर्स्ट नंबर पे आए हैं 1,20,000 वोट हासिल करके यही विनर हैं। बाकी सारे जो हैं उनको शिकस्त हुई है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो विनर है इन्होंने 1,20,000 वोट किए और अगर हम जो जिनको शिकस्त हुई है उन सब के अगर टोटल वोट काउंट करें तो वो 2,80,000 हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये इन सब को शिकस्त हुई है। अगर हम इनके 2,80,000 वोट हैं और इसके कम हैं विनर के, लेकिन फिर भी ये शिकस्त ही कहलाएगी। ये विनर खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ कि सेनेट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। सेनेट दरअसल इस वजह से बनाया गया कि हमारे पास पाकिस्तान में पहले एक ही ईवान था जिसमें ये था कि तमाम सूबों को आबादी की बुनियाद पर सीटें दी जाती थी। अब जिस सूबे की सबसे ज़्यादा आबादी है उसकी सीटें भी ज़्यादा होती थी। जैसे पंजाब की अगर 11 करोड़ आबादी है तो उसकी सीटें 183 थी। बलूचिस्तान की आबादी कम है तो उसकी सीटें भी इस तरह थी। तो अगर कोई भी सियासी जमात अगर पंजाब में ही सबसे ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर लेती है, यानी पंजाब की सबसे ज़्यादा सीटों पर वो जीत जाती है, तो उसकी हुकूमत पूरे मुल्क पर हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो इस मसले को हल करने के लिए जब 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ तो इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि कोई ऐसा निज़ाम लाना चाहिए जिसमें तमाम सूबों को एक मसावी इख्तियारात हासिल हों, मसावी नुमाइंदगी दी जाए। तो ये 1973 में फिर एक निज़ाम अमल में लाया गया, यानी जिसको सेनेट कहा जाता है। अब मैं उसका आपको तरीक़ाकार बताना चाहता हूँ कि सेनेट का तरीक़ाकार क्या होता है। अब ये एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है जिसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास 40 स्टूडेंट मौजूद हैं और उन 40 स्टूडेंट को देखने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जो कि 4 लोगों पर मुश्तमिल होगी। कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी और कैंडिडेट डी। अब इनके दरमियान क्या होगा, इलेक्शन होगा, मुकाबला होगा। टोटल स्टूडेंट जो क्लास में वो 40 हैं और 40 हैं और जो हमने इलेक्ट किए हैं कमेटी के मेंबर वो हमारे पास हैं 4। अब हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास हैं उनको कमेटी मेंबर्स टू बी इलेक्टेड से डिवाइड कर देंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय 4 से हमारे पास आता है 10। अब जो 10 है ये गोल्डन फिगर है। गोल्डन फिगर मतलब ये 10, ये जो कमेटी के 4 मेंबर्स हैं जो हमने इलेक्ट किए हैं, अगर ये 10 वोट इनमें से कोई भी मेंबर 10 वोट हासिल करता है तो वो कमेटी का मेंबर सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये वही है, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, ये हमारे पास बैलेट पेपर है। ये जो आपको खाली बीच में ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, इसमें जब 40 स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट वोट देने आएगा तो वो तरजीही तौर पर वोट देगा, यानी सबसे ज़्यादा जो उसे स्टूडेंट को अच्छा लगता होगा वो, या उसे लगता होगा कि ये बेहतर काम कर सकता है, बेहतर तौर पर हमारी निगरानी कर सकता है या ये इस काबिल है, तो वो उसको पहले नंबर पे रखेगा। इसी तरह दूसरे नंबर जो उसके बाद जो उसे बेहतर लगता होगा उसको दूसरा नंबर देगा। जैसा कि ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कैंडिडेट सी को नंबर 1 पर रखा गया और कैंडिडेट ए को नंबर 2 दिया गया है। अब ये हमारे पास नतीजा भी आ चुका है। ये जो हमें कैंडिडेट ए पर ये जो ब्लू शर्ट में नज़र आ रहे हैं ये जीत चुके हैं, यानी ये इस वक्त कमेटी के मेंबर बन चुके हैं। इन्होंने 20 वोट हासिल किए हैं। कैंडिडेट बी ने 6, सी ने 7, डी ने 5 और इसी तरह ई ने 2 वोट हासिल किए हैं। अब ये जो कैंडिडेट ए हैं इनके हम देख रहे हैं कि 10 वोट जो इनका टारगेट था, जो इन्हें चाहिए था कमेटी का मेंबर बनने के लिए, उससे 10 वोट इनके ज़्यादा हैं। अब हम जो फालतू 10 वोट हैं उनमें हम देखेंगे कि तरजीही वोट किसको मिले हैं। अगर 10 वोट में से मिसाल के तौर पे 6 वोट हम बी को मिले हैं और 3 वोट तकरीबन ये इस सी को मिले हैं,
तो इस तरह कैंडिडेट जो बी है उसके वोट हो जाएंगे 12 और कैंडिडेट सी के वोट 10। अब ए बी सी ये तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं, कमेटी के मेंबर बन चुके हैं, लेकिन बी के हम देख रहे हैं कि 2 वोट फिर भी एक्स्ट्रा हैं। अब 2 वोट में देखा जाएगा कि तरजीही वोट किसको मिले हैं। अगर मिसाल के तौर पर डी को 2 वोट मिले हैं तो डी के वोट 8 हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ए बी सी तो सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन डी है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसकी एक रीज़न है, वो ये है कि अगर कोई भी ऐसा मेंबर है कि वो टारगेट पूरा नहीं कर सका लेकिन उसके बाकी नुमाइंदों से ज़्यादा वोट हैं तो वो उसका हकदार बन जाएगा। अब ये डी जो मेंबर है ये भी कमेटी का मेंबर बन चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। ये अब चारों सेलेक्ट हो चुके हैं। ये जिस तरह ये ब्लू शर्ट वाला है ये खुशियाँ मना रहा है कि इसने पहले सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। अब ये हमारे पास सेनेट मेंबर्स हैं। ईयर्स 1973 में हमारे पास 45 सेनेट मेंबर्स थे, 1977 में 63 थे, 1985 में 87, 2002 में ये तादाद 100 थी और 2015 में 104 तक हो गई थी। ये सेनेट इलेक्शन 2018 का है। हमारे पास टोटल सीट 52 थी। पंजाब में 12 सीटें थी, सिंध के लिए 12 थी, KP के 11, बलूचिस्तान के लिए 11 थी। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि सेनेट के जो इंतखाबात होते हैं वो हर 6 साल के बाद होते हैं और 3 साल के बाद आधे जो अरकान होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सेनेटर रिटायर हो जाते हैं और जो उनकी जगह पे दोबारा इलेक्शन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 104 हैं सेनेटर, जिनमें से आधे जो रिटायर हुए हैं उन पर ये इलेक्शन हुए हैं। ये वही एक और एग्जांपल दी गई है कि अगर टोटल नंबर ऑफ MPs पंजाब में अगर हम देखें तो 371 थे 2018 के सेनेट इलेक्शन में, और नंबर ऑफ सेनेटर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब फॉर जनरल सीट के लिए जो इलेक्ट किए गए थे, जिन्होंने सेनेटर के लिए इलेक्शन लड़ना था, वो 7 थे। तो हमने क्या किया, 371 को डिवाइडेड बाय 7 कर लिया तो हमारे पास 53 गोल्डन फिगर आया है। अब 53 जो वोट हैं ये हर मेंबर के लिए ज़रूरी थे सेनेटर बनने के लिए उस वक्त। और ये हमारे पास सेनेट इलेक्शन 2021 का है। इसमें टोटल सीट ये जो भी हमारे हो चुके हैं इलेक्शन, इसमें टोटल सीट्स 48 थी। पंजाब में 11, बलूचिस्तान के लिए 12, सिंध के लिए 11, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 12 और इस तरह कैपिटल के लिए भी 12। और ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें ये फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में है कि फाटा जो है इसके 8 सेंटर इस वक्त मौजूद थे, जिनमें से 4 तो अभी ये 2021 में रिटायर हो चुके हैं और 4 और रह गए हैं जो अगले 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और फिर इसी तरह फाटा ख़त्म हो जाएगा और ये खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुका है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इसकी समझ आई होगी और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन का बायस होगी। आप इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।